दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जब तक यूपीएससी प्रीलिम्स होने जा रहा है, 26 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स है इस बार, तो उससे पहले कम से कम 25 से 30 वीडियो में पूरा एनवायरनमेंट इकोलॉजी जो प्रीलिम्स के हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट होते हैं, सारा चीज़ डिस्कस कर लिया जाए, उसको अच्छी तरीके से समझ लिया जाए, ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऑप्टिमम यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स या नंबर्स गेन किया जाए, क्वेश्चन को सही किया जाए। आप जानते हैं कि एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम एफर्ट्स में भी मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सकता है। कम मेहनत में, कम इनपुट में भी बहुत ज़्यादा इसके नंबर आते हैं और जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ इसको कोइंसाइड किया है, तब से एनवायरनमेंट का वेटेज काफ़ी हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और ऑन एन एवरेज देखें तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन केवल एनवायरनमेंट से हर साल पूछता है। उसमें ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स मिला दिया जाए तो 30 प्लस हो जाता है। तो किसी एक सब्जेक्ट से अगर 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन करने के रेंज में आप है, तो समझिए उस सब्जेक्ट का महत्व कितना बढ़ जाता है। और अभी जब से एनवायरनमेंट का वेटेज बढ़ा है, तब से ऐसा माना जाता है कि बिना एनवायरनमेंट पढ़े यूपीएससी प्रीलिम्स के कट ऑफ को तो क्रॉस करना बिल्कुल असंभव सी स्थिति है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज हो जाता है। इसीलिए एनवायरनमेंट और खासकर हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं, उसको एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाले सब्जेक्ट में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि इसको आसान तरीके से, आसान भाषा में और जो डेली लाइफ के जो यूज़ होते हैं, जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उससे रिलेट करके इसको समझा जाए, इसको पढ़ा जाए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें रटने का बहुत स्कोप नहीं है। रट के अगर चाहते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट पे कमांड बना लूँ, तो बहुत असंभव, बहुत इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, रीजनिंग है, साइंस है एक तरह से। एनवायरनमेंट क्या है? पूरा साइंस है कि जो हमारा आस-पास का जो परिवेश है, वो कैसे वर्क करता है, कैसे एग्ज़िस्ट करता है। तो जब तक आप इसको समझ नहीं लेंगे, एक-एक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक इसके क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। और एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया, उसको एक दिमाग में बैठा लिया और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो इसके क्वेश्चन गलत नहीं होते। इसलिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम आउटपुट देता है और बहुत ज़्यादा बढ़त बना देता है। ठीक है? इसी लिहाज से इसको डिस्कस करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, पूरा जो भी इसके विषय है, जो भी डिफरेंट पार्ट्स है, सभी को एग्ज़ाम के हिसाब से देखते हैं। आपको पता है, पहले सिलेबस पर थोड़ा-सा गौर कर लेते हैं। सिलेबस पर गौर करेंगे तब पता चलेगा कि कितना वेटेज है और क्या-क्या सिलेबस में है। सिलेबस ही हमको गाइड करता है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है? तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जनरल इशू ऑन environmental ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization। देख रहा यूपीएससी खुद कह रही है कि भाई आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, यानी आपको एक्सपर्ट या विद्वान नहीं बनना है। समझ रहे हैं? बस जनरल नॉलेज होनी चाहिए। जनरल इश्यूज जो घट रहे हैं, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज के बारे में, जनरल जो इश्यूज है, जनरल जो कंसर्न है, उसके बारे में समझिए और उसको रिलेट करिए अपने डेली लाइफ या अपने आस पड़ोस आस पड़ोस के चीजों से। अगर इतना आप कर पाते हैं तो सफिशियंट है। और सिलेबस भी देख रहे हैं कितना छोटा है। तो 3 कंपोनेंट है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। हिंदी में अगर देखेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। देखिए ना, जनरल इश्यूज है, जनरल इशू की बात कर रहा है, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। स्पष्ट बोला जा रहा है कि इसमें आपको एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, बस जनरल इशू के बारे में आपको समझ होनी चाहिए बस। ठीक है? जनरल इश्यूज के बारे में समझ होनी चाहिए। और मेंस के सिलेबस में, मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालाँकि देखिए, प्रीलिम्स के बाद मेंस में एनवायरनमेंट से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट से लिंक हो जाते हैं। और उसमें अगर डिजास्टर मैनेजमेंट ऐड कर दिया जाए, तो हर साल लगभग देखिए 70 से 80 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं। वो जीएस3 के सिलेबस में आता है। लेकिन केवल सब्जेक्ट वाइज़ देखें तो इसका इम्पोर्टेंट 80 नंबर दिखाई पड़ता है। लेकिन इससे भी पूछ देता है, आपके एथिक्स में भी इसका वेटेज होता है। इंटरव्यू देने जाएँगे तो वहाँ भी जो कॉप वगैरह, जो मीटिंग्स वगैरह होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वहाँ भी आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। इसीलिए इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। सब्जेक्ट को रिलेट करके सब्जेक्ट को समझने में आपको एनवायरनमेंट हेल्प करता है और प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा वेटेज तो है ही। देखिए मेंस में क्या है? मेंस में है कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, कंजर्वेशन की बात कर रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात कर रहा है, एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन की बात कर रहा है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात हो रही है। ये मेंस का सिलेबस है और उसके आगे क्या है?
डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर की बात हो रही है। तो ये मेंस का सिलेबस है। तो मेंस के सिलेबस में तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, प्रीलिम्स में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है। ठीक है, हिंदी में अगर देखें तो संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण की बात हो रही है। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इसकी बात हो रही है और इसमें आपके डिजास्टर मैनेजमेंट भी जुड़ जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट केवल मेंस का पोर्शन है, प्रीलिम्स में तो ये सिलेबस में है ही नहीं, केवल मेंस के लिए पढ़ना होता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की चर्चा हम इसमें नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके हिसाब से देखें तो इसमें 3 चीज दिखाई पड़ रहा है। 3 चीज क्या है? एक है आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट, आपको मैं थोड़ा डायग्राम बना के समझाता हूँ। 3 चीज है, देखिए ना, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। यानी पहला है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, एक ये पोर्शन है। दूसरा था बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जिसको क्या बोलते हैं? जैव विविधता। जैव विविधता बोलते हैं। और तीसरा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लाइमेट चेंज, जिसको हिंदी में बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। तो देखिए 3 ही मेजर पोर्शन है प्रीलिम्स में और इन्हीं 3 टॉपिक को डिस्कस करना है और इसी चीज को कोशिश करेंगे कि हम 25 से 30 वीडियो में अच्छी तरीके से कमांड तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझ ले, एक एक कॉन्सेप्ट को, ताकि क्वेश्चन बनाने में बहुत डिफिकल्टी, बहुत दिक्कत ना हो। अब देखिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ये बिल्कुल आप जानते हैं ये आपका स्टैटिक पोर्शन है और प्रीलिम्स में क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। अभी का जो ट्रेंड है वो उससे इन्वायरमेंट जो स्टैटिक पोर्शन है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए इस पर कम फोकस करेंगे। लेकिन इसका यूज क्या है? तो इसका यूज है बाकी के 2 पोर्शन को समझने में, क्योंकि जब तक बेस नहीं क्लियर होगा तब तक आप ऊपर की चीज को पकड़ ही नहीं पाएंगे। और क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अगर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को देखें तो 98% क्वेश्चन आपके इसी दोनों से रहते हैं, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और जो इसको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के बाद हमारा पूरा फोकस बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी प्रोटोकॉल है, जितने भी कन्वेंशन है, जितने भी एक्ट्स है, जितने भी पॉलिसीज है, जितने भी कमिटी है, जितने भी समिट वगैरह होते हैं, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स वगैरह जितने भी होते हैं, सभी को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन यहीं से मेनली आता है। बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज को मिला दे तो 98% क्वेश्चन इन्हीं दोनों से पूछा जाता है। मेजर पोर्शन जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो स्टैटिक पोर्शन है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता नहीं क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसको डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा हम सिलेबस देख लिए, थोड़ा सा हम वेटेज देखते हैं कि एग्जाम में इन्वायरमेंट का वेटेज क्या है। देखिए ये 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स का वेटेज दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी का 2023 में लगभग 17% यानी 17 क्वेश्चन आया था। ठीक है, 17 क्वेश्चन आया था। और ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चन, चूंकि ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चन तो ज्योग्राफी के जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से लिंक होते हैं, इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट उसमें एग्जिस्ट करता है। तो दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग हर साल 30 से 35 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड, या ज्योग्राफी भी थोड़ा सा उसको मिक्स कर दिया जाए। तो देख रहे हैं केवल एक सब्जेक्ट को अगर क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्योग्राफी को भी उसमें मिला दे तो केवल एक सब्जेक्ट से 30 से 35 क्वेश्चन बनाने के रेंज में रहेंगे आप। और 30 से 35 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लिए तो फिर समझिए कट ऑफ के बहुत नजदीक चले जाएंगे। लेकिन अगर इस पोर्शन को आप इग्नोर कर रहे हैं, इस पोर्शन में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो समझिए प्रीलिम्स निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ 2022 के साथ इसको रिलेट करके। देखिए ये 2022 ब्लू कलर का है और 2023 रेड कलर का। और आप देखेंगे, देखिए 2023 में करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए, अभी इसमें करंट अफेयर्स का एक अलग सेक्शन बना है, लेकिन करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन एनवायरनमेंट से होते हैं, इकोनॉमी से होते हैं, थोड़ा बहुत पॉलिटी का भी टच होता है। तो अगर उसको मिला दिया जाए तो आप देख रहे हैं 2023 में 21 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसको मिला दे तो उससे रिलेट कर पा रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। फिर 14 है, फिर 21 है, 14 हर साल लगभग यही ट्रेंड रहा है कि अगर मान लें ऑन एन एवरेज देखें तो 20 से ऊपर ही रहता है इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, थोड़ा सा ज्योग्राफी उसमें मिलाते तो इसका वेटेज इसलिए बहुत बढ़ जाता है। ईयर वाइज भी देखिए, यह आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी 2012 में 14 पूछा, 2013 में 14, फिर 20, फिर 12,
फिर 16, फिर 17, फिर 10, फिर 19, फिर 11, फिर 15, फिर 18। ये तब है जब एनवायरनमेंट को हम करंट से अलग कर दे रहे हैं। और करंट को भी अगर मिक्स कर दिया जाए, तो हर साल मैं आपको बताया ना 20 प्लस क्वेश्चन तो रहता ही है केवल एनवायरनमेंट से। और ज्योग्राफी मिला दिया तो 30 प्लस आराम से क्रॉस कर जाता है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी के जो सब्जेक्ट है उसको आसानी से उसको क्लियर करके एक ही कॉन्सेप्ट पर आप जोर दे के समझिए। तभी आप प्रोटोकॉल, तभी कन्वेंशन, तभी मीटिंग्स वगैरह जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होता है, ठीक है, उसको आप समझ पाएंगे, उसको आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तभी क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, एक चीज और डिस्कस कर देते हैं इसी के साथ, कि आपका रिसोर्स क्या होना चाहिए। आपका रिसोर्स आपका रिसोर्स एनवायरनमेंट के लिए क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे बेस्ट तो अभी यही है, रिसोर्स के हिसाब से देखें तो आप एनवायरनमेंट के लिए एंड इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस पढ़ सकते हैं। शंकर आईएएस की बुक जो है काफी अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट को चीजों को कवर किया गया है। तो ये काफी मतलब समझे गुड, मतलब अच्छा बुक माना जाता है, काफी अच्छा है। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे तो एनवायरनमेंट शंकर आईएएस तो पढ़ते ही है, क्योंकि शंकर आईएएस काफी कंप्रहेंसिव तरीके से कॉन्सेप्ट को एक एक कुछ चीजों को तोड़ के अच्छे से समझाया गया है। तो अगर आप पढ़ेंगे, एक बुक पढ़ेंगे तो सफिशिएंट हो जाएगा। फिर आप उसको लिंक करना है करंट अफेयर्स के साथ। और करंट अफेयर्स के लिए आप अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप विजन की मैगजीन पढ़ सकते हैं, और नहीं तो ओनली इसका आता है एक उड़ान, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और वहाँ से करंट को लिंक करते हुए एनवायरनमेंट को पढ़े तो कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत दिक्कत नहीं होता है। और तभी वो पूरा कवर हो पाता है, क्योंकि स्टैटिक जो होता है वो तो बेस बनाता है। अल्टीमेटली जो क्वेश्चन आता है वो कन्वेंशन से, मीटिंग से आता है, और वो प्रोटोकॉल वो करंट में आ जाता है, और करंट तो हर साल अपडेट होता रहता है। हर दिन करंट कुछ ना कुछ तो आता ही है। इसलिए करंट से जोड़ते हुए चीज़ों को पढ़िए, तभी एनवायरनमेंट पर आपका एक तरह से अच्छा समझ, बेहतर समझ डेवलप होगा, और कंप्रहेंसिव तरीके से चीज़ों को कवर किया जा सकता है। ठीक है? तो ये था पूरा सिलेबस, सोर्स, इसका वेटेज क्या है, सबको समझ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका लेक्चर। देखते हैं। अब पहला जो एक तरह से बेसिक, पहले लेक्चर में हम बेसिक इकोलॉजी, बेसिक एनवायरनमेंट को समझेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे, फिर इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट एक्चुअली में है क्या। देखिए, एनवायरनमेंट को हिंदी में बोला जाता है पर्यावरण। ठीक है? पर्यावरण, और पर्यावरण दो चीजें से मिलकर बना बना है। एक है पर्या, एक है वरण। यानी इसको तोड़ेंगे तो दो चीज बनेगा, एक परि प्लस आवरण। और परि का मतलब होता है सिंपल सा, परि मतलब राउंड, मतलब चारों ओर। ठीक है? और आवरण का मतलब होता है, आप जानते हैं कि जैसे नहीं बोलता कि आप किसी आवरण से घिरे हुए हैं, यानी आपका घेरा, घेरा या घेरना। इसका पूरा मतलब क्या हो गया? अगर एज ए होल देखेंगे तो इसका पूरा मतलब हो गया चारों ओर से घेरना। घेरना। अब सवाल उठता है कि चारों ओर से घेरना एक्चुअली में है क्या? इसी से तो मतलब होगा पर्यावरण। तो पर्यावरण का सीधा सा मतलब है कि किसी भी जीव के चारों ओर जो आवरण होता है वही सिंपल मतलब है पर्यावरण। और चारों ओर जो आवरण होता है उसी को तो बोलते हैं परिवेश। ठीक है? यानी किसी भी जीव जंतु का जो परिवेश है, किसी भी जीव जंतु के चारों ओर जो आवरण है, वही आसान भाषा में उसी को पर्यावरण कहते हैं, उसी को इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो कॉन्सेप्ट समझ लिए? कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी जीव के चारों ओर जो परिवेश है, चारों ओर जो आवरण है, जिस चीज से जिस वो जीव घिरा हुआ है, वो परिवेश, वो चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है, उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है? समझ लिया आप? क्या होगा डेफिनेशन? किसी भी जीव के परिवेश, परिवेश को ही बोलते हैं चारों ओर से आवरण, चारों ओर से घिरना, इसी को तो पर्यावरण कहते हैं। ठीक है? पर्यावरण बहुत क्लिष्ट नहीं, बहुत टफ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये देखिए एक इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है, उसमें एक ये इंसान खड़ा है। ठीक है? एक ये इंसान खड़ा है। अब ये इंसान जहाँ खड़ा है तो वहाँ पर इसको हवा भी मिल रहा है,
पेड़-पौधा भी है, यहाँ पर जल भी है, सनलाइट वगैरह भी आ रहा है, बारिश वगैरह भी हो रहा है, चिड़िया वगैरह भी उड़ रहा है। तो ये जो इंसान है वो किससे घिरा हुआ है? एक जल से घिरा हुआ है, वायु से घिरा हुआ है, जानवरों से घिरा हुआ है, पंछी से घिरा हुआ है, बादल से घिरा हुआ है, सभी चीज़ से ये घिरा हुआ है। तो इसके चारों ओर जो घिरा हुआ क्षेत्र है, चारों ओर जिससे ये घिरा हुआ है, चारों ओर जो इसका परिवेश है, जो आवरण है, जो वातावरण है, यही इसके लिए एनवायरनमेंट हो गया, पर्यावरण हो गया। ठीक है? तो पर्यावरण बहुत आसान होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यानी किसी भी जीव के चारों ओर जो परिवेश है, चारों ओर जो आवरण है, उसी को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है? क्या हो गया? पृथ्वी पर हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जल, वायु, भूमि, पेड़, पौधे, जीव, जंतुओं का समूह ही पर्यावरण कहलाता है। सीधी-सी बात है, यहाँ पर जो व्यक्ति था, तो ये किसी से घिरा हुआ था? जल से घिरा हुआ था, वायु से घिरा हुआ था, जीव-जंतु से घिरा हुआ था, पंछी से घिरा हुआ है, बादल से घिरा हुआ है, पेड़-पौधे हैं, सभी से घिरा हुआ है। सभी को मिला देंगे, तो वही इसके लिए क्या हो जाएगा? पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है? तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, फ़ॉर्मूला बनाया है, पर्यावरण मतलब जल, वायु, भूमि, पेड़, पौधे, जीव-जंतु सभी के समूह को तो ही पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है? तो पर्यावरण समझ गए? पर्यावरण बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अब मेन है इकोसिस्टम। ये है इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र भी बोलते हैं या एक और नाम है इसका परितंत्र। परितंत्र भी बोला जाता है। अब देखिए, अभी मैंने क्या बताया कि ये इंसान है और इंसान के चारों ओर जो परिवेश है, जिससे वो घिरा हुआ वो उसके लिए पर्यावरण हो गया। लेकिन अगर यही इंसान अपने जीने के लिए क्या करेगा? साँस लेगा, पानी पिएगा, ज़मीन से क्या बोलते हैं फसल वगैरह उगाएगा, फिर वर्षा होगा तो उसे नहाएगा, ये सब करेगा। तो ये एक तरह से इंटरैक्ट कर रहा है। अगर यही इंसान अपने चारों ओर जो परिवेश है, जो आवरण है, जो पर्यावरण है, उससे इंटरैक्ट करने लगे, तो इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम, इसी को बोलते हैं परितंत्र। परितंत्र और पर्यावरण में बहुत डिफरेंस नहीं है। पर्यावरण क्या है कि आपके चारों ओर जो एरिया है, जो परिवेश है जिससे आप घिरे हुए हैं वो आपका पर्यावरण हो गया। लेकिन अगर आप उसी पर्यावरण से इंटरेक्ट करने लगे, उसी से हवा लेने लगे, जल लेने लगे, पानी लेने लगे, वर्षा हो रहा तो उसमें भीगने लगे, यानी इंटरेक्शन हो रहा है आपका, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जो इंटरेक्शन होगा वही इकोसिस्टम कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए, मैं इस बिल्डिंग में खड़ा हूँ, तो ये बिल्डिंग मेरे लिए क्या हो गया? एनवायरनमेंट हो गया। माने मैं बोल सकता हूँ कि मैं इस बिल्डिंग के एनवायरनमेंट में हूँ। लेकिन इस बिल्डिंग में भी एक छोटे से कमरा स्टूडियो है, उस स्टूडियो में मैं अभी बैठा हूँ और यहाँ बैठ के यहाँ पर खड़े होके आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ टीच कर रहा हूँ, पर्यावरण समझा रहा हूँ। तो ये जो स्टूडियो का जो एनवायरनमेंट हो गया वही इकोसिस्टम हो गया, क्योंकि यहीं का वायु मैं ले रहा हूँ, यहीं पर जो एयर वगैरह है उसी से मेरे मेरी सांसें हो रही है, मैं सांस ले पा रहा हूँ। जो स्टूडियो के बाहर जो एयर है उससे हमारा क्या लेना-देना? तो वो तो कोई और इकोसिस्टम हो गया। तो ये जो स्टूडियो का जो एनवायरनमेंट है वही, चूँकि वही उसी से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, उसी से मेरा जुड़ाव हो रहा है, तो वो हमारे लिए इकोसिस्टम हो गया। ये स्टूडियो का वातावरण हमारे लिए इकोसिस्टम हो गया। फिर बगल में स्टूडियो है, तो फिर जो टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं उनके लिए वो स्टूडियो का इकोसिस्टम हो गया। तो एनवायरनमेंट इकोसिस्टम समझ गए। एनवायरनमेंट बहुत कंप्रेसिव एरिया होता है, बहुत लार्ज एरिया होता है, उसका छोटा-सा कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट में कोई व्यक्ति, कोई जीव-जंतु रहता है और पर्यावरण के साथ इंटरैक्ट करता है, वो इंटरेक्शन उसके लिए इकोसिस्टम हो जाता है। ठीक है? क्या बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र, जो इकोसिस्टम है, वो एनवायरनमेंट का एक मूलभूत कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है ये, जहाँ जीवित यानी कोई जीव-जंतु, निर्जीव प्राणी मतलब क्या? हवा, जलवायु, पानी ये सब है, उसके साथ अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है। वही उसके लिए क्या हो गया? इकोसिस्टम हो गया। समझ रहे हैं आप? यानी क्या है? इट इज़ एन इंटरेक्शन। इकोसिस्टम और कुछ नहीं, वो एक इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्शन क्या है? तो ऑल लिविंग मतलब जितने भी जीव-जंतु, जितने भी जिसमें जीवन है, सजीव, इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब क्या? कि जो निर्जीव है, जैसे जल है, वायु है, पानी है, हवा है, ये सब निर्जीव हो गया। तो जो सजीव है उसका निर्जीव के साथ इंटरेक्शन ही उस एनवायरनमेंट में क्या कहलाता? इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है? अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो आपने क्या समझा? इकोसिस्टम क्या हुआ? इकोसिस्टम हो गया कि जिस एनवायरनमेंट में आप है, उस एनवायरनमेंट के साथ अगर कोई जीव-जंतु अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो इसी एज़ अ होल को हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। ठीक है? इसी को परितंत्र बोलते हैं। और यानी इकोसिस्टम जो है, अगर ये पूरा एनवायरनमेंट है, मान लिया जाए, तो इसका छोटा-सा पार्ट, ये इकोसिस्टम हो गया। क्योंकि यही
जो छोटा-सा पार्ट है, यही किसी जीव-जंतु के लिए फंक्शनल यूनिट हो गया इस पूरे परिवेश के हिसाब से। उस जीव का ये फंक्शनल यूनिट है, छोटा-सा यूनिट है, क्योंकि इसी यूनिट में रहते हुए साँस ले पा रहा है, अपना जीवन का भरण-पोषण कर रहा है। तो वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इसी परिवेश में तो इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये छोटा-सा एरिया प्लस इंटरेक्शन ही उसके लिए इकोसिस्टम हो गया। समझ रहे हैं आप? तो इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। एनवायरनमेंट किसी भी जीव के चारों ओर का जो परिवेश है, वो एनवायरनमेंट हो गया। लेकिन कोई जीव उस परिवेश के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो वो छोटा-सा जो एरिया होगा, छोटा-सा जो परिवेश होगा, वो किसी जीव के लिए इकोसिस्टम कहलाएगा। जैसे ये पेड़ है, ठीक है? ये पेड़ का इमेज है, ठीक है? अब देखिए ये पूरा एनवायरनमेंट में ये बैठा हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन उस छोटे से एरिया में जहाँ पर वो है, तो वहाँ पर वाटर है। वाटर नीचे से ये पानी खींच पा रहा है। तो ये वाटर ये जो पेड़ है, ये पेड़ को क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग बोलेंगे ना? क्योंकि इसमें जान है, जीव-जंतु सजीव है ये। और जो वाटर है उसमें तो जान नहीं है, वायु है उसमें जान नहीं है, कोई पानी बरसा हो रहा है उसमें तो जान नहीं है। तो वो नॉन लिविंग थिंग हो गया। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग हो गया। यानी इसको निर्जीव बोलते हैं। तो देखिए, अभी मैंने क्या समझाया था कि इकोसिस्टम क्या है? तो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है किसी एनवायरनमेंट में, वही इकोसिस्टम कहलाता है। तो इस एनवायरनमेंट इस इकोसिस्टम को देखिए, तो इस पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है, तो अपने पीने के लिए पानी नीचे से जल के थ्रू जो उसका जड़ है उसके थ्रू ग्रहण कर रहा है। यहाँ से जो सॉइल है, जो मिट्टी है उसमें डिकम्पोज़र है, उसमें जो खाद्य पदार्थ है, ये जड़ के थ्रू जा रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है ये अपने खाना बनाने के लिए। सूर्य का एनर्जी एनर्जी भी ये गेन कर रहा है। ऑक्सीजन फिर छोड़ रहा है। फिर ये वर्षा वगैरह हो रहा है, तो वर्षा से भी इसको पानी मिल रहा है। तो ये पेड़ जो है, ये पेड़ एक सजीव है, वो नॉन जो लिविंग है, नो निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव जो एक तरह से ऑर्गेनिज़्म है, उससे उसके साथ इंटरेक्शन इसका लगातार हो रहा है। तो ये छोटा-सा एरिया ही क्या हो गया इसके लिए, इकोसिस्टम हो गया इस पेड़ के लिए, ठीक है? यानी इसी एक इकोसिस्टम में ये सर्वाइव कर पा रहा है, क्योंकि इसी इकोसिस्टम में जो इस पेड़ के जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, वो प्रोवाइड हो रहा है। यानी जो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे जल है, वायु है, हवा है, पानी है और इसको जीने के लिए चूँकि ये सारी चीज़ ज़रूरी है, तो उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है और जिस एरिया में इंटरैक्ट कर रहा है, वो एरिया मिला के इसके लिए इकोसिस्टम हो गया। तो इकोसिस्टम एनवायरनमेंट बहुत ही आसान है। एनवायरनमेंट बहुत लार्ज एरिया में होता है। उस लार्ज एरिया के छोटे से एरिया में जहाँ पर आवश्यक दशाएँ मिल रहा है किसी भी जीव-जंतु के जीने के लिए, जिसके साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है अपने परिवेश के साथ, वो परिवेश उसके लिए क्या हो गया इकोसिस्टम हो गया। ठीक है? अगर थोड़ा-सा डिफरेंस देखना है तो ऐसे देखिए, जैसे ये पेड़ है। अब देखिए एनवायरनमेंट क्या हो गया, एनवायरनमेंट एज़ ए होल हो गया। तो जैसे यही बिल्डिंग है, तो इसी बिल्डिंग एक बिल्डिंग का पूरा एनवायरनमेंट है, लेकिन उस बिल्डिंग में कई इकोसिस्टम है। जैसे एक स्टूडियो का इकोसिस्टम है जहाँ पर मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। फिर ऑफ़िस का इकोसिस्टम है, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। तो उनके लिए वहाँ पर जो ऑफ़िस वाला है एनवायरनमेंट है, तो उस एनवायरनमेंट में वो जीने के लिए वहाँ पर वायु वहाँ का जो एयर है वो एयर गेन कर रहा है। तो उस ऑफ़िस में जो लोग बैठे हैं उसके लिए इकोसिस्टम क्या होगा, ऑफ़िस का इकोसिस्टम हो गया। इकोसिस्टम बदल गया। अब मैं इस स्टूडियो में हूँ, तो यहाँ पर जो एयर वगैरह है, उससे मेरा इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये एरिया हमारे लिए इकोसिस्टम हो गया। फिर ऑफ़िस का जो एयर है उसके साथ तो मेरा कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। तो मेरा इकोसिस्टम ये होगा और उस व्यक्ति का इकोसिस्टम ऑफ़िस वाला होगा। ठीक है? लेकिन हम दोनों को मिला के एनवायरनमेंट एक ही है, हम बोल सकते हैं कि मैं अपने बिल्डिंग के एनवायरनमेंट में हूँ। उसी तरह जैसे एक पेड़ है, तो एक पेड़ है नीचे है, जल में है, पानी में है। इसको एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय परितंत्र बोलेंगे और एक पेड़ है यहाँ पर जो ज़मीन पर है। लेकिन इस पेड़ के लिए और इस पेड़ के लिए, दोनों के लिए एनवायरनमेंट तो एक ही है। ये जंगल में है, ठीक है? फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में है, लेकिन दोनों का इकोसिस्टम अलग है। ये जो पेड़ है, जो पानी के अंदर है, उसको जीने के लिए जो पानी के अंदर जो खनिज है, पदार्थ है, जो वहाँ पर पानी जो उसको सूर्य की रोशनी मिल रहा है, वो यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ से मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर ये जीवित है, इसलिए इसका इकोसिस्टम इतना ही है, क्योंकि इसी में ये सर्वाइव कर रहा है। तो इसके लिए इकोसिस्टम बदल गया है और बदल क्या गया? तो इसको बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। इक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब होता है जलीय परितंत्र, यानी जलीय परितंत्र है, परितंत्र अलग है इसके लिए इकोसिस्टम अलग हो गया। लेकिन जो पेड़ ऊपर में है, ज़मीन पर है, वहाँ पर इसको जो एयर चाहिए वो यहाँ से मिल रहा है, फिर खनिज पदार्थ यहाँ से मिल रहा है, फिर वर्षा यहाँ से मिल रहा होगा। तो इसका इकोसिस्टम अलग हो गया और इसका इकोसिस्टम इसका चूँकि ज़मीन पर है तो इसलिए लोग बोलते हैं इसको स्थलीय परितंत्र, स्थलीय परितंत्र यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। आगे हम देखेंगे इक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है। फिलहाल के लिए आपको डिफरेंस समझाने के लिए मैं दोनों 2 एग्ज़ाम्पल लेके आपको डिफरेंशिएट किया कि इकोसिस्टम कैसे डिफर करता है एक ही एनवायरनमेंट में, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया।
जैसे आप देखिए, ये पॉन्ड इकोसिस्टम है, मतलब किसी तालाब का इकोसिस्टम। अब इस पॉन्ड में जितने भी लोग रह रहे हैं, तो वो पॉन्ड के जो वहाँ पर एक तरह से जो परिवेश है उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि जैसे ये बत्तख है, डक है, ये बोल सकता है कि मैं पॉन्ड के इकोसिस्टम में हूँ। ज़मीन से मेरा कोई लेना-देना ही नहीं। लेकिन ये जो फ्रॉग है, चूँकि ज़मीन पर है, तो इसके लिए ज़मीन वाला इकोसिस्टम होगा, तो ये इसको बोलते हैं जल स्थलीय परितंत्र। ये इसके लिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। क्योंकि इसका इंटरेक्शन ज़मीन पर जो यहाँ पर आस-पास उसके साथ है, पानी के साथ उसका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तो पानी में क्यों जाएगा? तो पॉन्ड इकोसिस्टम अलग हो गया, जहाँ पर ये एग्ज़िस्ट कर रहा है, डक वगैरह, फिश वगैरह, और ये चूँकि ज़मीन पर है, तो इसके लिए इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। तो देख रहे हैं, एक ही एनवायरनमेंट में अलग-अलग प्रजाति के लिए जो इकोसिस्टम होता है, वो अलग-अलग होता है। एक ही इकोसिस्टम में 2-3 प्रजाति रह सकता है, लेकिन इकोसिस्टम एनवायरनमेंट से थोड़ा-सा अलग होता है। वो एनवायरनमेंट चूँकि लार्ज एरिया होता है, इकोसिस्टम उसका छोटा-सा पार्ट होता है, और छोटा-सा पार्ट में ही किसी जीव-जंतु के जीने के लिए जो आवश्यक कार्य दशाएँ होती हैं, जो आवश्यक रिक्वायरमेंट होता है, उसका फुलफिलमेंट जितने एरिया में हो पाएगा, वही छोटा-सा एरिया जो फंक्शनल एरिया होगा, उसके लिए इकोसिस्टम कहलाएगा। समझ गए? तो ये माइन्यूट डिफरेंस है। अब आगे आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? सिंपल सा भाषा में देखिए। देखिए, अभी मैंने बताया, अभी पेड़ का एग्ज़ाम्पल दिया था, कि ये पेड़ जो है, पेड़ चूँकि लिविंग थिंग है, सजीव वस्तु है, इसको जीव भी बोलते हैं। तो अगर ये लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग में क्या हो गया? तो जल हो गया, वायु हो गया, फिर आपका वर्षा हो गया, पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो इसको जीने के लिए सारी चीज़ें इसको ज़रूरत है। तो एक एनवायरनमेंट में इसको जीने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत है, उसके साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है। और अगर इसी इंटरैक्शन को आप स्टडी करना चाहते हैं, साइंटिफिक स्टडी करना चाहते हैं, तो इस स्टडी को ही इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है? इकोलॉजी क्या हो गया? किसी भी चीज़ का इंटरैक्शन हो गया। यानी लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग के साथ जो इंटरैक्शन हो रहा है, उसका स्टडी इकोलॉजी कहलाता है। उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी, और ये सब्जेक्ट होता है, एक विषय होता है। क्योंकि स्टडी है, अध्ययन है। ठीक है? इकोलॉजी को पारिस्थितिकी भी बोलते हैं। तो क्या है कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है, साइंस है, देख रहे हैं? यानी स्टडी है ये, जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण में ही आपका आ गया, जल हो गया, वायु हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया। तो देख रहे हैं, समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों मतलब इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। देख रहे हैं? अध्ययन किया जाता है, यानी क्या हो गया? स्टडी हो गया। और स्टडी हो गया, इसीलिए इकोलॉजी क्या हो गया? एक विषय होता है। इकोलॉजी एक सब्जेक्ट हो गया। समझ रहे हैं? ये हो गया। इकोलॉजी क्या है? किसी भी लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग के साथ, यानी किसी भी जीव का अपने परिवेश के साथ, अपने पर्यावरण के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, उसका अगर आपको साइंटिफिक स्टडी करना है, उसका एक रिसर्च करना है, अध्ययन करना है, तो वो अध्ययन आपके लिए इकोलॉजी कहलाएगा। उसको इकोलॉजी बोलते हैं, और उसका हिंदी क्या है? पारिस्थितिकी। ठीक है? अब थोड़ा हम देखते हैं कि अब तीनों थोड़ा-सा मिलता-जुलता है। अब हम थोड़ा डिफरेंस समझते हैं। एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्या है, इकोसिस्टम क्या है और इकोलॉजी क्या है। डेफिनेशन तो अलग-अलग देख लिए, उसका मीनिंग भी समझ लिए। अब तीनों को थोड़ा रिलेट करके देखते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली में तीनों क्या है, ठीक है? देखिए, ये हो गया आपका एनवायरनमेंट, ये हो गया आपका इकोसिस्टम, ठीक? ये हो गया आपका इकोलॉजी। हिंदी में इसको क्या बोले थे? पर्यावरण। इकोसिस्टम को बोले थे हिंदी में परितंत्र, और इकोलॉजी को क्या बोले थे? पारिस्थितिकी। देखिए, अभी मैंने बताया कि एनवायरनमेंट क्या है, तो किसी भी जीव के चारों ओर जो आवरण है, चारों ओर जो परिवेश है, चारों ओर जो सराउंडिंग्स एरिया है, वही उसके लिए एनवायरनमेंट हो गया। यानी एनवायरनमेंट क्या हो गया? सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स एरिया, यानी चारों ओर का परिवेश, ठीक है? लेकिन अभी आपको बताया था इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम चारों ओर परिवेश के साथ किसी भी जीव का जो इंटरेक्शन है, वो इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम में तो ये तो रहेगा ही, चारों ओर का परिवेश तो रहेगा ही। चारों ओर का परिवेश तो रहेगा ही। इसमें एक चीज़ और ऐड होगा, वो होगा इंटरेक्शन। उसको इंटरैक्ट करना होगा। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा,
तब तक इकोसिस्टम क्रिएट ही नहीं होगा, इकोसिस्टम उसको बोल ही नहीं सकते। इसलिए जरूरी हो जाता है कि चारों ओर के परिवेश के साथ साथ उस जीव का परिवेश के साथ इंटरेक्शन भी होना चाहिए, तभी जीव वहां सर्वाइव कर पाएगा और तभी इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चारों ओर परिवेश, और चारों ओर के परिवेश के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो कहलाएगा इकोसिस्टम। और इसी इंटरेक्शन को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, साइंटिफिक स्टडी करना चाहेंगे, तो वो हो जाएगा इकोलॉजी। ठीक है, तो ये है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन विथ सराउंडिंग्स। ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस समझ लिए। इन्वायरमेंट आपका एरिया हो गया, चारों ओर का परिवेश हो गया, चारों ओर परिवेश के साथ जो इंटरेक्शन हो गया वो इकोसिस्टम हो गया, और उसी इंटरेक्शन को अगर आप स्टडी करना चाहेंगे तो वो इकोलॉजी होगा, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, वो स्टडी है, अध्ययन है। तो ये तीनों मेनली डिफरेंस होता है, और तीनों को मैं डिफरेंस इसलिए किया हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, पता ही नहीं चलता इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है। इसलिए तीनों को डिफरेंस करना बहुत जरूरी हो गया था। उम्मीद है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब एक डायग्राम में अगर हम समझें कि एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन, इकोसिस्टम या इकोलॉजी क्या है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे एक मछली है, इसको फोकस करिए, और एक हिरन को फोकस करिए। देखिए मछली हिरन दोनों के लिए एनवायरनमेंट सेम है, बोल सकते हैं कि ये फॉरेस्ट के एनवायरनमेंट में है, लेकिन दोनों के लिए इकोसिस्टम अलग है। ये मछली जल में है, तो अपने आसपास की चीजों को यहीं से वो गेन कर पा रहा है, यहीं से जो इसका रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो रहा है। तो मछली के लिए इकोसिस्टम अलग है, और इसको क्या बोलते हैं, जलीय परितंत्र। ये हो गया इको इक्वेटिक इकोसिस्टम। लेकिन हिरन जो है वो चूंकि जमीन पर है, स्थल पर है, तो यहाँ पर इसको जीने के लिए जो इंटरेक्शन होगा, जो जरूरी चीजें होगा, यहीं से प्रोवाइड होगा। जैसे इसको घास ले खाना होगा तो यहाँ से मिल जाएगा, हवा लेना होगा तो यहाँ से मिल जाएगा, पानी पीना होगा तो इधर उधर से ले लेगा। ठीक है, यहाँ भी ले लेगा, लेकिन पानी पीने के लिए तो हमेशा ही इधर नहीं जाएगा, वो कि अपने रिक्वायरमेंट कहीं और से भी पूरा कर सकता है। इसके लिए इसके इसीलिए इसका इकोसिस्टम क्या हो गया, ये चूंकि स्थल पर है तो ये स्थलीय इकोसिस्टम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, स्थलीय परितंत्र। तो देख रहे हैं एक ही इन्वायरमेंट में दो स्पेसीज है, लेकिन दोनों स्पेसीज के लिए इकोसिस्टम अलग है। हिरन के लिए इकोसिस्टम स्थलीय है, स्थलीय परितंत्र है। मछली के लिए इकोसिस्टम जलीय परितंत्र है, जो कि जल में है वो। लेकिन अगर इसी मछली का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ और हिरन का इंटरेक्शन उसके इन्वायरमेंट के साथ, अगर इस इंटरेक्शन को आपको स्टडी करना होगा, तो उस इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी क्या है, साइंस है बेसिकली, जिसमें किसी भी जीव का अपने सराउंडिंग के साथ जो इंटरेक्शन है उसको साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना है, वही इकोलॉजी कहलाता है। तो डिफरेंस क्लियर हो गया है। अब देखिए अगर आप तीनों समझ लिए, तो यूपीएससी 2015 में इकोसिस्टम से एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है। अभी मैंने बताया था इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम बहुत सिंपल है कि लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग के साथ इंटरेक्शन अपने इन्वायरमेंट में। तो तीन चीज है, एक तो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग और इन्वायरमेंट, तीनों चीज चाहिए। इन्वायरमेंट आपको जो मैंने डिफरेंस बताया था तो उसमें समझाया था कि इकोसिस्टम बहुत आसान होता है। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम है कि चारों ओर परिवेश, यानी चारों ओर परिवेश को ही तो बोलते हैं इन्वायरमेंट प्लस इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किसके बीच, तो लिविंग नॉन लिविंग एथिक्स, मतलब जो जीव जंतु है उसका अपने पर्यावरण के साथ जो इंटरेक्शन है, वो पर्यावरण के साथ जो इंटरेक्शन है, तो ये दोनों चीज चाहिए इकोसिस्टम के लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है। और पहला है कि एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। देखिए इंग्लिश से पढ़िए। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम के बारे में पूछ रहा है। पहला कह रहा है एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विथ वन एनदर। आपको मैं बताया था कि इकोसिस्टम जो है वो एक इंट्रैक्शन है किसी इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, तो उसमें क्या है, लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग के साथ इंट्रैक्शन है। जीव जंतु आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ऐसी कोई चर्चा इकोसिस्टम के लिए नहीं था। लेकिन कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक मिसिंग है, इन्वायरमेंट का कोई जिक्र ही नहीं है। थोड़ा सा इसको होल्ड पे रखते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। कह रहा है डेड पार्ट ऑफ द अर्थ व्हिच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इनहेबिट कर रहा है। हिंदी में देखिए तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवधारी निवास करते हैं। ऐसा मैंने नहीं बताया था कि केवल जीवधारी निवास करते हैं वही इकोसिस्टम बनाएगा, ये गलत हो गया। तो तीसरा है एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विथ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। देखिए ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लग रहा है। कह रहा है एक ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी है, टुगेदर विथ मतलब साथ में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं तो इंटरेक्ट भी कर रहे होंगे, और कहाँ रह रहे हैं तो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। इसमें तीनों चीज आ गया ना, एक आ गया
लिविंग थिंग भी चाहिए, इंटरेक्शन के लिए नॉन लिविंग भी चाहिए, और आपको बोला था कि इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है, तभी वो इकोसिस्टम क्रिएट हो पाएगा। इसमें तीनों चीज़ फुलफिलमेंट हो रहा है, चलिए ये 3 ज़्यादा सही लग रहा है। आगे पढ़ लेते हैं, द कह रहा द फ्लोरा एंड फौना ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। नहीं, ऐसी कोई बात हमारी नहीं हुई थी। फ्लोरा और फौना का तो कोई मैं चर्चा ही नहीं किया था, वो तो सभी जीव में ही शामिल हो जाएगा। तो वो दूसरा और चौथा कोई अलग थोड़ी ना है। कह रहा किसी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पतियाँ और जीव-जंतु। नहीं, ऐसा नहीं बोला था। केवल वनस्पति या जीव जंतु से मिलकर थोड़ी ना इकोसिस्टम बनेगा। उसमें एयर भी होगा, जल भी होगा, न्यूट्रिएंट्स भी होगा, CO2 भी होगा, O2 भी होगा, वर्षा भी होगा, सब मिल के और तब वहाँ पर जीव जंतु मिल के साथ उस एनवायरनमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी वो इकोसिस्टम बन पाएगा। और उसी लिहाज से देखें तो तीसरा सबसे परफेक्ट है। कह भी रहा है कि ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विथ द एनवायरनमेंट इन व्हिच दे लिव लिव अगर रह रहा है तो इंटरेक्ट भी कर रहा है, तभी तो वो जीवित है, तभी तो वो एग्जिस्ट कर पा रहा है। इसलिए तीसरा ज़्यादा अप्रॉक्स है, मतलब ज़्यादा परफेक्ट है। ठीक है? हुँ। तो एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम को समझने के बाद अब हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब हम समझते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठनों का पारिस्थितिकी स्तर, इसको देखना है। अब देखिए संगठनों का पारिस्थितिकी स्तर कैसे, क्यों पढ़ना है, इसको समझिए। इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अभी मैंने आपको समझाया कि इकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है किसी भी जीव जंतु का उसके परिवेश के साथ क्या इंटरेक्शन हो रहा है। अब इंटरेक्शन किसी भी जीव जंतु का अपने परिवेश के साथ हो रहा है तो वो कई स्तर पर हो सकता है। अगर इंटरेक्शन को देखना है, तो आप इंडिविजुअल लेवल पर भी देख सकते हैं। जैसे मान लो कोई खरगोश है, तो खरगोश किसी एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इसको स्टडी करना है तो वो इंडिविजुअल लेवल पर हो गया। फिर मान लीजिए आप 5 खरगोश मिला के आप स्टडी करना चाह रहे हैं, तो 5 खरगोश मिल के क्या हो गया, उसका पॉपुलेशन हो गया। तो अगर आपको पॉपुलेशन लेवल पर इंटरेक्शन को स्टडी करना है, तो वो एक अलग और उसका लेवल हो गया। फिर मान लीजिए कि खरगोश के साथ-साथ आपको हिरन को भी मिला के स्टडी करना है। तो हिरन खरगोश मिल के एक कम्युनिटी बना दिया, तो उस कम्युनिटी लेवल पर आपको स्टडी करना होगा इंटरेक्शन को, तो वो रिक्वायरमेंट होगा। इसलिए लेवल्स है, पहले इंडिविजुअल है, फिर पॉपुलेशन है, फिर कम्युनिटी है, फिर उसके बाद इकोसिस्टम बनता है, फिर उसके बाद बायोम बनता है, फिर आपको बायोस्फीयर बनता है। सभी लेवल पर आपको स्टडी करना होता है इंटरेक्शन को, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है कि जो इकोलॉजी है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लेवल क्या है? ठीक है? और हिंदी में क्या बोलते हैं, संगठनों का पारिस्थितिकी स्तर है। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों? क्योंकि उसी लेवल पर जाके आप इंटरेक्शन को स्टडी कर पाएँगे, ठीक है? इसलिए स्टडी करना होता है। इंडिविजुअल जैसे देख रहे हैं, केवल एक है, मान लीजिए केवल इस गैंडे के बारे में आपको स्टडी करना है, तो वो इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करना होगा, कि ये जो गैंडा है, वो अपने आस-पास के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। फिर मान लीजिए इसी एक एक गैंडे के साथ में आपको 3-4 मिला के स्टडी करना है, तो 3-4 स्पेसीज़ मिला के पॉपुलेशन बनाता है, वो पॉपुलेशन लेवल पर स्टडी होगा। इसी तरीके से हम एक-एक करके देखते हैं। देखिए, तो टोटल देखा जाए तो इसमें 6 लेवल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल होता है इकोसिस्टम में वो या इकोलॉजी में वो 6 लेवल होते हैं। सबसे पहला होता है जीव, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। फिर होता है पॉपुलेशन, जिसको बोलते हैं जनसंख्या। एक-एक करके मैं बताऊँगा कि मीनिंग क्या है सबका। फिर होता है समुदाय, इसको बोलते हैं कम्युनिटी। फिर होता है पारिस्थितिकी तंत्र, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। देख रहा है? इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम लेवल पर जाके आपको इंटरेक्शन की स्टडी करना है। फिर होता है बायोम, इसको बायोम ही बोलते हैं। इंग्लिश में भी बायोम ही बोलते हैं। फिर होता है जीव मंडल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है? बायोस्फीयर बोलते हैं। अब एक-एक लेवल को स्टडी करते हैं। आप समझ लिए लेवल क्यों बढ़ रहा है, लेवल क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि हमको इंटरेक्शन देखना है एक्चुअली में, किसी भी जीव का उसके परिवेश के साथ इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, उसको स्टडी करना है। तो वो कई लेवल पर हो सकता है, आपको इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करना है, किसी एक जीव के संदर्भ में बात करना है, तो जो इंटरेक्शन का स्टडी होगा इंडिविजुअल लेवल पर होगा। मान लीजिए फिर आपको 2-3 जीव मिला के स्टडी करना है, तो 2-3 जीव मिल जाएगा तो वो पॉपुलेशन हो जाएगा ना, जनसंख्या हो जाएगा उसका। तो फिर पॉपुलेशन के लेवल पे स्टडी होगा। फिर मान लीजिए कि डिफरेंट स्पीशीज़ को मिला के जो जनसंख्या बनेगा उसको कम्युनिटी बोलेंगे। फिर उस कम्युनिटी लेवल पे पढ़ना होगा आपको, इंटरेक्शन स्टडी करना होगा। तो एक-एक करके देखते हैं पहले। जैसे देखिए जीव इंडिविजुअल लेवल पर क्या होता है? इंडिविजुअल का सिंपल सा मतलब होगा कि किसी भी खास प्रजाति, किसी भी जीवित प्राणी जो स्वयं अपना काम करता है, जो एक ही लेवल पर है, उसको इंडिविजुअल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जानवर है, जानवर में मान सकते हैं कोई डॉग है, तो डॉग का एक वन स्पीशीज़ है ये।
ये क्या हो गया? एक तरह से इंडिविजुअल लेवल पर हो गया। अब मान लीजिए डॉग अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इसको स्टडी करना है, तो किसी एक डॉग को लेके अध्ययन करना होगा। तो वो क्या हो गया? इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी हो गया। जैसे ज़ेब्रा है, ये ज़ेब्रा इस एनवायरनमेंट में है। अब ये इस एनवायरनमेंट में कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अगर इसको स्टडी करेंगे, तो आपको किसी एक ही ज़ेब्रा को उठा के देखना होगा। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी हो गया, ठीक है? इंडिविजुअल लेवल पर आप इंटरेक्शन को देख रहे हैं। ये इंडिविजुअल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्ट हो गई। ठीक है? अब यही मान लीजिए ज़ेब्रा, आप चूँकि एक ज़ेब्रा के हिसाब से देखिए, अब आप मान लीजिए कि आपको 3-4 ज़ेब्रा मिला के स्टडी करना है, कैसे वो इंटरैक्ट कर रहा है, चारों मिल के एनवायरनमेंट के साथ या अपने परिवेश के साथ। तो चारों स्पेसीज़ मिला के, चारों ज़ेब्रा मिला के क्या बनेगा? उसका जनसंख्या बनेगा, उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कहलाएगा। तो जनसंख्या क्या है? उसका परिभाषा देख लीजिए। जनसंख्या क्या है कि एक ही प्रजाति के प्राणियों का एक संग्रह, जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं और एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, यानी इंटरैक्ट करते हैं। उसी को तो पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे देखिए, ये 4-5 ज़ेब्रा मिल गया है, तो चूँकि 1 ज़ेब्रा था तो पहले इंडिविजुअल था, अब इस तरह से 5 और आ गए, तो सभी ज़ेब्रा मिल के क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल तो नहीं बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे जनसंख्या, क्योंकि एक ग्रुप में है, समूह में है। और जनसंख्या किसी एक ही प्रजाति, क्योंकि एक ही ज़ेब्रा की प्रजाति का ही है, देख रहे हैं इसमें किसी और प्रजाति, किसी और जीव का ज़िक्र नहीं है। और जनसंख्या किसी एक प्रजाति के मिलाकर ही बनता है। जैसे हम पढ़ते हैं मानव जनसंख्या, मानव जनसंख्या में तो मानव को मिला के ही पढ़ेंगे, तब ना वो जनसंख्या कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप मानव के साथ-साथ किसी हाथी को भी काउंट कर रहे हैं, मान लीजिए 4-5 हाथी और 4-5 मनुष्य मिल के आप काउंट कर रहे हैं, आपको बोलना होगा कि आदमी की जनसंख्या इतनी है और हाथी की जनसंख्या इतनी है। अलग-अलग करना होगा, क्योंकि प्रजाति, एक ही प्रजाति मिला के जनसंख्या बनता है। अलग-अलग प्रजाति को मिला देंगे तो वो कम्युनिटी कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा, पॉपुलेशन नहीं कहलाएगा। पॉपुलेशन में एक ही स्पीशीज़ को देखना होता है। इसीलिए एक ही स्पीशीज़ को देखना होगा। उदाहरण के लिए जैसे कुत्तों का समूह हो गया, बिल्लियों का समूह हो गया, देख रहे हैं सभी में एक ही प्रजाति है, एक ही जीव है। एक ही जीव मिल के तभी जनसंख्या बना पाएगा, तभी वो जनसंख्या का उदाहरण बन पाएगा। लेकिन अगर कुत्तों का समूह और बिल्लियों का समूह मिला देंगे आपस में, तो वो कम्युनिटी कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा। और आप जानते हैं किसी भी समुदाय में तो बहुत सारे स्पीशीज़ रह सकते हैं, ठीक है? तब उसको जनसंख्या से ऊपर हो जाता है वो। देखिए कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी हो गया कि एक समुदाय विभिन्न प्रजाति, देख रहे हैं विभिन्न प्रजाति जब मिल जाएगा आपस में और कुछ संख्या का निर्धारण होगा, तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। जैसे देखिए इसमें, ये एक ज़ेब्रा है, ज़ेब्रा के साथ ये शेर आ गया, ये पंछी आ गया, फिर इस तरह से ये स्पेसिस गैंडा वगैरह सब आ गया, सब आ गया। तो डिफरेंट प्रजाति यानी विभिन्न प्रजाति मिल के एक साथ वहाँ पे रह रहा है। तो ये पूरा मिल के तब जो हम बोलेंगे, पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अलग-अलग प्रजाति है, तब इसको हमको कम्युनिटी बोलना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि इस लेवल पर स्टडी करें, ज़ेब्रा कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, शेर कैसे इंटरैक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ, जो पंछी है वो कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। इस इंटरैक्शन को आपको स्टडी करना होगा, तो ये जो लेवल कहलाएगा, ये लेवल कम्युनिटी लेवल कहलाता है। यानी आपको कम्युनिटी लेवल पर आपको इंटरैक्शन देखना है, तो उसमें बहुत सारे प्रजाति होगा। और मान लीजिए इसी में केवल हाथी की जैसे ये शेर है, तो मान लीजिए केवल सब शेर ही होता, इसमें और प्रजाति नहीं होता, तब इसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन एक ही प्रजाति मिल के बनता है। अंतर समझ रहे हैं पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या है? पॉपुलेशन में एक ही प्रजाति के जो बहुत सारे लोग रहेंगे, तो उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। लेकिन विभिन्न प्रजाति के मिल के जब एक साथ रह रहे हैं, तो उसको पॉपुलेशन नहीं, उसको कम्युनिटी बोलेंगे। ठीक है? अब क्या है कि विभिन्न प्रजाति मिलके कहीं पर रहता होगा, किसी स्थान पर रहता होगा, तो वो स्थान क्या हो जाएगा, उसके लिए इकोसिस्टम हो जाएगा। और अब मान लीजिए आपको इंटरेक्शन इकोसिस्टम के लेवल पर स्टडी कर रहा है, यानी उस पूरे इकोसिस्टम में जितने लोग रह रहे हैं, वो कैसे अपने परिवेश के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो जो लेवल कहलाता है इंटरेक्शन का, वो इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है? अभी आपको बताया था इकोसिस्टम। एक निश्चित क्षेत्र में जीवित जीव, जितने भी सभी आबादी के, सभी प्रजाति के, साथ ही पर्यावरण की निर्जीव विशेषताएं एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। जैसे ये पॉन्ड है, पहले हम स्पेसीज को टारगेट कर रहे थे। एक ही स्पेसीज है, अगर एक ही है तो उसको इंडिविजुअल बोलेंगे, और एक ही स्पेसीज के 4-5 संख्या में है तो उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। और एक स्पेसीज के साथ कोई और स्पेसीज आ गया, वो भी कुछ संख्या में है, तो दोनों को मिला देंगे तो वो कम्युनिटी कहलाएगा। अब सब जितने, और आप मान लीजिए कि आपको बहुत सारा प्रजाति मिल के स्टडी करना है, तब आपको कम्युनिटी नहीं देखना होगा, तब आपको इकोसिस्टम देखना होगा, क्योंकि सब मिल के किसी क्षेत्र में रहता होगा, किसी एरिया में रहता होगा, और उस एरिया के साथ आपको इंटरेक्शन देखना है, तो वो कहलाता है इकोसिस्टम। जो लेवल होता है इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे ये पॉन्ड का इकोसिस्टम देख लीजिए। अगर मान लीजिए इस पॉन्ड, आपको ये स्टडी करना है कि इस पॉन्ड इकोसिस्टम में
जितने भी प्रजाति यहाँ पर रहते हैं, चाहे मछली है, फिर ये पौधा हो गया, फिर टॉर्पेडो हो गया, फिर जो भी जीव-जंतु इसमें रहते हैं, उसका इंटरेक्शन अपने इकोसिस्टम के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसा है, तो उसको स्टडी करने के लिए जो लेवल कहलाएगा, वो इकोसिस्टम कहलाएगा। ठीक है? अब इसका अगला स्तर क्या है? बायोम है। इसका अगला स्तर बायोम है। थोड़ा-सा बायोम और बायोस्फीयर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपको मैं बायोम और बायोस्फीयर समझाता हूँ। पहले बायोस्फीयर समझिए, तभी आप बायोम को समझ पाएँगे। देखिए, आपको पता है पृथ्वी बहुत बड़ा है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है? तो पृथ्वी का जितना भी एरिया है, वो हैबिटेबल ज़ोन नहीं है। मतलब पृथ्वी के सभी क्षेत्र में आदमी निवास नहीं कर सकता, आदमी रह नहीं सकता। पृथ्वी का जो एरिया जहाँ पर जीवन यापन संभव है, जहाँ पर प्राणी अपना जीवन यापन को स्थापित कर सकता है, जहाँ पर कोई भी जीव-जंतु एक्ज़िस्ट कर सकता है, वो एरिया एक्चुअली में बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक हो गया? समझे आप? यानी अर्थ का वह पार्ट जहाँ पर जीवन संभव है। इसी को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल। अब देखिए, अर्थ के किसी भी पार्ट में जीवन कैसे संभव है? तो जीवन के लिए 3 चीज़ चाहिए होता है। पहला तो आपको चाहिए जल, फिर चाहिए आपको हवा यानी वायु वायु और तीसरा आपको चाहिए मिट्टी। देख रहे हैं? अब कहते हैं कि चंद्रमा पर जीवन एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो जीवन क्यों नहीं एग्ज़िस्ट करता? क्योंकि वहाँ पर हवा है, मिट्टी भी है। नहीं, वहाँ पर हवा भी नहीं है और जल भी नहीं है। मिट्टी तो है, जल की पता तो अभी तक नहीं चल पाया है क्योंकि जल ही की तो खोज करने के लिए बहुत सारा मिशन जाता है। हवा भी नहीं, वहाँ पे एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, इसलिए वहाँ जीवन एग्ज़िस्ट नहीं करता। और इसलिए कहते हैं कहीं भी जीवन आपको पता लगाना है तो 3 चीज़ जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो एटमॉस्फेयर का होता है, वो जल का होता है और फिर उसके बाद मिट्टी का होता है। इन्हीं तीनों मिल के तभी जीवन को बना सकता है और इसीलिए जो बायोस्फीयर होता है उसको अगर देखेंगे तो ये 3 चीज़ 3 कंपोनेंट मिला के ही हमारा बायोस्फीयर बनाता है। इसको बोलते हैं जैसे ये है आपको लिथोस्फीयर। अगर मान लीजिए इधर बनाना चाहें, देखिए, जैसे ये है, देखिए, ये हो गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को बोलते हैं वायुमंडल, ठीक है? ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, यानी इसको बोलते हैं जलमंडल। वायुमंडल मतलब क्या? इसे एयर या हवा मिल रहा है। जलमंडल से क्या मिल रहा है? वाटर, यानी जल मिल रहा है। और एक होता है लिथोस्फीयर और लिथोस्फीयर मतलब क्या हो गया? ये स्थल मंडल। स्थल मंडल से क्या मिल रहा है आपको? इससे मिल रहा है जमीन, भूमि, यानी लैंड। और आपको बताया था कि किसी भी जीवन को एग्जिस्ट करने के लिए 3 चीज़ चाहिए, जल चाहिए, भूमि चाहिए, वायु चाहिए। तो ये तीनों तो जो एटमॉस्फेयर से वायु मिल गया, हाइड्रोस्फीयर से जल मिल गया, लिथोस्फीयर से स्थल मंडल मिल गया, यानी भूमि मिल गया, ज़मीन मिल गया। और ये तीनों चीज़ जहाँ एग्जिस्ट करेगा, वहीं पर बायोस्फीयर एग्जिस्ट करेगा, यानी उसी रीजन को बोलेंगे बायोस्फीयर। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बायोस्फीयर का सिंपल सा मतलब है कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जीवन एग्जिस्ट करता है और जीवन एग्जिस्ट करने के लिए आपको जल चाहिए, वायु चाहिए, जमीन चाहिए। यहाँ पर यानी एक लाइन में बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर जहाँ पर मिल जाएगा वो एरिया बायोस्फीयर कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है। ठीक है? ये जैवमंडल हो गया, बायोस्फीयर हो गया। इसलिए पृथ्वी का अधिकांश भाग जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल यानी बायोस्फीयर के रीजन में आ जाता है क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों पर जीवन संभव है। वहाँ पर वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल आपस में मिल जाता है। जो कॉमन एरिया होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर बायोस्फीयर कहलाता है। ये तो बायोस्फीयर हो गया, ठीक है? अब हम देखते हैं बायोम। बायोम भी तो डिस्कस करना है ना? बायोस्फीयर समझ लिए, अब होता है बायोम। देखिए, बायोम को हिंदी में बायोम ही बोला जाता है। का हिंदी में कोई ट्रांसलेशन या कोई अलग मतलब निकलता नहीं है, इसलिए बायोम ही बोलते हैं। देखिए, बायोस्फीयर समझ लिए,
कि बायोस्फीयर बहुत बड़ा एरिया होता है, जहाँ पर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मिलता है, यानी जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल जहाँ पर कोइंसाइड करता है, जहाँ पर मिलता है, वही बायोस्फीयर कहलाता है, क्योंकि उसी एरिया में जीवन संभव है। तो तीनों चीज़ रिक्वायरमेंट होता है, वहीं फुलफिलमेंट होता है। तो बायोस्फीयर तो बहुत सारा रीजन हो गया। अब बायोस्फीयर में भी बहुत सारा रीजन में कुछ खास एरिया होते हैं, जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसके फीचर्स होते हैं, एक समान होते हैं। क्या होता है? बायोस्फीयर का एक ऐसा एरिया जिसके फीचर्स मान लीजिए एक जैसे है, फीचर्स समान है। हमारे पृथ्वी पर बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पर समान गुणवत्ता पाया जाता है, जहाँ पर फीचर्स, जो लैंड की गुणवत्ता है, वायु की गुणवत्ता है, वो सब समान पाए जाते हैं। तो उस सभी एरिया को अगर मिला दिया जाए, ऐसे सभी एरिया को अगर आप मिला देंगे, ऐसे सभी एरिया को मिला देंगे, तो उसी सभी एरिया को मिला के बनता है बायोम। समझ रहे हैं? सभी एरिया को मिला के बायोम बनता है। यानी एक लाइन में अगर बायोम बोला जाए, तो बायोम क्या है? तो बायोस्फीयर का वह पार्ट, वह एरिया जहाँ पर सेम फीचर्स, यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाता है। यानी एक ही विशेषता वाले विभिन्न जो लैंड के एरिया होते हैं, सभी को मिला देंगे तो वो बन जाएगा बायोम। ठीक है? वो बनता है बायोम। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ये है, ये पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी का एक तरह से स्थल मंडल है, जो एक तरह से बोला जाए टेरेस्ट्रियल एरिया है। आप जैसे देखिए, ये है आपका नॉर्थ नॉर्थ रीजन है, जो आर्कटिक रीजन के पास है। तो आर्कटिक रीजन के पास जो नॉर्थ एरिया, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में जो एरिया है, तो वो ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ पर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत टेम्परेचर बहुत कम होते हैं। फिर इधर देखे जाए, यूरोप में देखें, तो यहाँ भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है? सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी सेम विशेषताएं पाई गई। यानी स्थल मंडल के जिस एरिया में, बायोस्फीयर के स्थल मंडल के जिस एरिया में सेम विशेषता पाई जा रही है, उस विशेषता वाले स्थान को अगर मिला दें, तो उसको बायोम बोलते हैं। क्योंकि नॉर्दर्न रीजन में यहाँ पर सेम स्थिति है, टेम्परेचर यहाँ भी बहुत कम रहता है, टेम्परेचर यहाँ भी कम रहते हैं, यहाँ पर एक जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, यहाँ भी एक जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। इसलिए इस सारे एरिया को मिला के हम बोलते हैं टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम बोलते हैं, आप पढ़े होइएगा। समझ रहे हैं? टुंड्रा बायोम, बायोम क्यों बोले इसको? बायोम इसलिए बोले क्योंकि दोनों फीचर्स में, दोनों लैंड वाले एरिया में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम फीचर्स है, जलवायु विशेषता सेम है। वो एक जैसे जलवायु विशेषता वाले स्थान को मिला देंगे, तो वो मिला के ही बायोम बनाता है, उसको मिला के ही बायोम कहलाता है। अब जैसे इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ये आपका विषुवत-रेखीय रीजन हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश हो गया। ठीक है? तो यहाँ भी क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इस सब एरिया को मिला दिया जाए, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल बायोन। इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम कहलाता है या कहा जाता है। ठीक है? तो ये हो गया बायोम, बायोस्फीयर, दोनों डिफरेंस समझ लिए। बायोस्फीयर क्या होगा? पृथ्वी का वह पार्ट जहाँ पर जीवन संभव है, यानी एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर जहाँ मिल रहा है, वो कॉमन एरिया बायोस्फीयर कहलाया। लेकिन उसी बायोस्फीयर में कुछ पार्ट में सेम फीचर्स पाए जाते हैं। ऐसे सेम फीचर्स वाले पार्ट को, जो स्थलीय भाग है, उसको मिला देंगे, तो जो मिला के जो एरिया बनेगा, उसको बायोम बोलते हैं। ठीक है? इसीलिए बायोस्फीयर बहुत लार्ज स्केल में होता है, मतलब लार्ज एरिया में होता है। ये बायोस्फीयर है, और इसका एक छोटा सा पार्ट अलग अलग एरिया में जो सेम करेक्टरिस्टिक्स वाले फीचर्स को मिला देंगे, तो ये सब मिला के क्या बनाएगा? बायोम बनाएगा। अलग अलग बायोम का निर्माण करता है। इसीलिए बायोम का बहुत सारा टाइप्स देखते होंगे आप। टुंड्रा बायोम, फिर डिजर्ट, जैसे रेगिस्तान वाला एरिया है, पृथ्वी पर रेगिस्तान बहुत पाया जाता है, सभी रेगिस्तान वाले एरिया को मिला देंगे, तो आप बोलते हैं डिजर्ट बायोम। जैसे घास है, घास वाले जितने भी ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड एरिया को मिला देंगे, तो वहाँ पर फीचर सेम है, तो वो सब मिल के बनता है ग्रासलैंड बायोम। ठीक है? तो बायोम और बायोस्फीयर समझ लिए। अब हम आते हैं लेवल पे। हम इकोसिस्टम तक समझ लिए थे। हाँ, इकोसिस्टम तक समझ लिए थे। तो बायोम समझ लिए। तो बायोम में क्या हो गया, एक्चुअली क्या है वो? कि जहाँ पर जीवन संभव है, मतलब बहुत लार्ज स्केल एरिया में है। यानी एक एरिया में बहुत सारा इकोसिस्टम होता है। अगर बायोम के लेवल पर देखना है आपको, कैसे जीव जंतु वहाँ जो रहते हैं, वो कैसे अपने आसपास की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो उस इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए आपको जो लेवल ढूँढना होगा, वो बायोम लेवल कहलाता है। यानी बायोम के स्तर पर जाना होगा। ठीक है? जैसे ये हो गया।
ये एक ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ग्रासलैंड डेजर्ट है, डेजर्ट सब मिला के ये सब बन रहा है। तो ये सब मिल के क्या है? बायोम है। और इस लेवल पर आपको इंटरेक्शन की स्टडी करना है, तो जो लेवल कहलाता है वो बायोम का लेवल कहलाता है। और बायोम से अगला स्तर होता है बायोस्फीयर। उस बायोस्फीयर पर आपको स्टडी करना है इंटरेक्शन को। आपको जो लेवल ढूंढना होगा वो बायोस्फीयर के लेवल पर जाना होगा, यानी पृथ्वी का बहुत ज़्यादा, बहुत वास्ट एरिया इसमें कवर हो जाता है। देख रहे हैं, ये है हाइड्रोस्फीयर यानी जलीय परितंत्र, यह है लिथोस्फीयर यानी अर्थ का वो भाग जहाँ पर स्थल मंडल है, और ये है एटमॉस्फेयर यानी एयर प्रोवाइड हो रहा है। ये दोनों को मिला के ये कोइंसाइड करके ये बन गया बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर पृथ्वी का बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, यानी पृथ्वी, अधिकांश पृथ्वी उसमें कवर हो जाता है। और अगर आपको स्टडी करना है कि अधिकांश पृथ्वी में जो जीव जंतु रहते हैं वो वायुमंडल के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो किसी एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसको स्टडी करना है, तो वो आपको जो लेवल ढूंढना होगा वो बायोस्फीयर लेवल पर जाना होगा। ठीक है। आप समझ लिए। अब मैं समराइज कर रहा हूँ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रैक्शन के जो लेवल है उसको समराइज कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ। बस 5 मिनट रुक जाओ अभी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने पढ़ाया है उसको समराइज करते हैं। क्या पढ़ा आपने पहला? अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपल से समझ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको हर लेवल पर जाके इंटरेक्शन को देखना है, कैसे कोई इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला लेवल देखा था इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे कोई स्पेसीज ए है, स्पेसीज ए है तो यानी ये एक स्पेसीज ए है, तो उसका इंटरेक्शन कैसे इन्वायरमेंट के साथ हो रहा है, तो इंडिविजुअल लेवल होगा वो। उस लेवल पर आपको स्टडी करना होगा। लेकिन मान लीजिए एक ही स्पेसीज मिलके उसके 2-3 स्पेसीज यानी 3 संख्या में ले लिए, तो ये मिलके क्या बनाएगा? पॉपुलेशन। और आपको 3 मिला के तीनों का इंटरेक्शन स्टडी करना है, तो आपको अगला लेवल मिलेगा वो पॉपुलेशन, यानी इस लेवल पे आपको स्टडी करना होगा। अब मान लीजिए 3 पहले से था, इसमें और ऐड कर दिए बी, बी के 3 प्रजाति और ऐड कर दिए, तो क्योंकि 2 प्रजाति मिल गया इसमें, तो ये जो लेवल अगला हो जाएगा वो कम्युनिटी हो जाएगा, कम्युनिटी हो जाएगा। अब मान लीजिए ये चूँकि अब इसी तरह मान लीजिए आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसी तरह बहुत सारे प्रजाति आपको अध्ययन करना होगा। तो सब जिस एरिया में रहता है, तो वो एरिया क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। ठीक है? तो इस लेवल पर आपको स्टडी करना होगा। तो अगला लेवल हो जाता है इकोसिस्टम। अब इसका अगला स्तर होता है बायोम। अब बायोम और कुछ नहीं, मान लीजिए आपको 4-5 इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करना है। 4-5 इकोसिस्टम मिला के आपको स्टडी करना है, तो वो बायोम हो गया है। अब बायोम मान लीजिए 2-3 बायोम मिला के आपको स्टडी करना है, तो जो बहुत सारा रीजन बनेगा, वो बनेगा बायोस्फीयर। यानी इस लेवल पर आपको आपको स्टडी करना होगा, तभी आप चीज़ों को, तभी आप इंटरेक्शन को समझ पाएँगे, तभी आप इंटरेक्शन को देख पाएँगे। ठीक है? तो आज हमने 3-4 चीज़ देखा। पहले हमने एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम को डिस्कस करके उसको आसान भाषा में समझा। फिर ये कॉन्सेप्ट, चूँकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड हो जाता है, बहुत कन्फ्यूज़ करता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके आगे हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने लेवल होते हैं, किस-किस लेवल पर जाके इंटरेक्शन होता है। सभी इंटरेक्शन को समझ लिया, फिर देख लिया। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, जो आगे वाला जो चैप्टर बचा हुआ है उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो चू में हमारी कोशिश रहेगी कि पूरा जो एनवायरनमेंट का जो लेक्चर है, जो कॉन्सेप्ट है उसको 25 से 30 वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया जाए। आज चूँकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पढ़ाना इसमें संभव नहीं है। अभी चूँकि स्टार्ट है तो उसमें और भी सिलेबस वगैरह भी देखे थे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पूरा हम फंक्शन वाला देखेंगे, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम उसको समझेंगे।